नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। सड़क दुर्घटना में पुल की रेलिंग से जाकर टकराई कार सवार को निकाला गया सुरक्षित। लाइन होटल की आड़ में चल रहा था चरस का धंधा। पुलिस ने छापेमारी कर 3 अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार। और बिहार में चारा घोटाले के बाद अब मुजफ्फरपुर में धान घोटाले का मामला आया सामने। मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिघरा NH 28 पर अनियंत्रित ट्रक ने कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे कार चालक का संतुलन बिगड़ गया। कार NH किनारे लगे रेलिंग को तोड़ती हुई उस पर फांद कर रुक गई। अगर वहां पर रेलिंग नहीं होता तो कार सीधे 15 फीट गड्ढे में पलट जाती। इससे बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि कार में शांतनु तिवारी और उनके भाई थे, जिन्हें आंशिक चोटें आईं। जब तक वे लोग कार से उतरते, चालक ट्रक लेकर समस्तीपुर की तरफ भाग निकला। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। आसपास के काफी लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कार का अगला और पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। पूछताछ करने के बाद कार को वहां से हटा दिया गया। शांतनु ने बताया कि वे अपने भाई के साथ समस्तीपुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। उन लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अगर रेलिंग नहीं होती तो कार सीधे गड्ढे में चली जाती। सर्विस लेन के दोनों तरफ अवैध तरीके से ट्रक का कब्जा है। कई बार आवाज उठाई पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वो कल रात में आ रहे थे तो अज्ञात वाहन जो ट्रक पीछे से धक्का मार दिया और इस कारण जो है तो एक्सीडेंट हो गया। पता चल पाया कौन गाड़ी था? नहीं, जब तक गाड़ी से उतरे तब तक ट्रक जा चुका था। कितने आदमी बैठे हुए थे गाड़ी में? हम थे, हमारा भाई था बस। मुजफ्फरपुर के टाउन थाना क्षेत्र के चंदवाड़ा कुर्बान रोड के रहने वाले RTI एक्टिविस्ट रजी हसन पर जानलेवा हमला किया गया। जब वे कमरे में थे तो बाहर से एसिड अटैक किया गया। इसमें वे बाल बच गए। उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। टाउन थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और कार्रवाई की बात बोलकर लौट गई। पुलिस के जाने के कुछ देर बाद जब वे बाहर खड़े थे तभी आरोपी ने फिर से उन पर हमला कर दिया। रॉड से उनके सिर पर वार किया गया, जिससे उनका सिर फट गया। वे लहूलुहान होकर गिर गए, जिसमें आसपास के लोगों ने उन्हें सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इस दौरान उन्होंने घटना में अपने पिता और भाई पर आरोप लगाया है। कहा कि छोटे भाई को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था। वे अपने भाई का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा संपत्ति को लेकर विवाद है, जिस कारण घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि अक्सर वे RTI के माध्यम से सूचना मांगते हैं, इसलिए पुलिस भी आरोपियों का पक्ष ले रही है। फिलहाल वे इलाजरत हैं। सिर में 12 टांके लगने की बात बताई है। वहीं टाउन थाना पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। मैं जब सोया हुआ था तो सबसे पहले मेरे रूम में एसिड फेंका गया मेरे पूरे बदन पर। और जब नगर थाना को टेलीफोन किया, नगर थाना आई और आने के बाद चली गई। फिर बाद में मुझे बाहर खड़े हुए थे तो मुझे मारा गया है रॉडों से। भाई के द्वारा और बाप के द्वारा। भाई का नाम सबी हसन है और बाप का नाम है लाल मोहम्मद। और सब कोई मुझे यहाँ जब बेहोश पड़ गए हैं तो सब कोई मेरे सदर अस्पताल में लाया गया है। तो कहाँ पर मारा है? चंदवाड़ा कुर्बान रोड।
सिर पर मारा है? सर पर मारा है, जिसमें मेरे 12 टाका है। जी। काहे मारा ये लोग, क्या सब बता रहा है जमीन विवाद है? ज़मीन कोई विवाद नहीं है, ये मेरे छोटे भाई को निकाल दिया गया था, जो छोटे साथे रहता था उसके, तो उसका साथ हम दे रहे हैं। तभी दूसरा नंबर की नमक का डुप्लीकेट नमक धंधा चला रहा था, तो उसको मैंने उजागर किया, और मेरे चचा का ज़मीन अपने नाम पर लिखाया हुआ है, तो उसको मैंने उजागर करके कंप्लेन किया है इसलिए, और पुलिस उसी का साथ दे रही है। काहे? क्योंकि पुलिस के खिलाफ़ बहुत सा मैंने RTI डाला है और वो जवाब मिली नहीं है, इसके लिए न FIR दर्ज कर, ये क्या डाले थे पुलिस? RTI से बहुत से भ्रष्टाचार उसमें उजागर किए हुए हैं। क्या एक दो बताइए। जैसे गाड़ी खड़ा हुआ है, तो इस धारा के तहत आपको न्यायालय में भी सभी थाना में गाड़ी सब खड़ी हुई है, तो एक धारा के तहत वो न्यायालय में भी उसको पेश करना है, लेकिन वो पेश करते नहीं है, इसलिए मैंने सूचना मांगा था माल का इसका। और उसमें बहुत सा चीज़ है, जैसे 10 साल जी, बता रहे कोई 10 साल से पुलिस बता दी। जैसे IG साहब से सूचना मांगा था कि 10 साल से या 8 साल से जो थाना में बैठे पड़े हुए हैं पुलिस वाले सब, वो मुझे IG साहब के द्वारा मुझे मिली है राज सूचना के आदेश पर 2 साल 2 महीना बाद, उसकी मैंने आपत्ति दी है, तब ये सब कांड मेरे साथ हो रहा है कि उनको धारा 20(1) के तहत विभागीय कार्रवाई और 25,000 फाइन लगाया जाए। आज आपको जान मारने के साथ जान मारने की कोशिश करवाई गई है पुलिस के द्वारा। बच गए लेकिन? जी, बच गए हैं। अभी मोहल्ले वाला सब बचाया है मुझे, क्योंकि मोहल्ले वाले जागरूक हैं, इसलिए मुझे बचाया गया है। और ये सदर अस्पताल में आए हैं। सदर अस्पताल का क्या भी नाम है आपका? मेरा नाम रजी हसन हुआ, RTI एक्टिविस्ट है, कहाँ पर हुआ? चंदवारा कुरमान रोड। ये पैर कैसे कटा? 2012 में पुलिस विभाग से मैंने बहुत सा घोटाला निकाला था पुलिस विभाग का, तो पुलिस विभाग और वार्ड पार्षद के बेटा के द्वारा गोली मारा गया था। पैर में? जी, जांग में मारा गया था, माँ जानकी में, क्योंकि जो भी मुजफ्फरपुर में एक्सीडेंट या गोली का कांड होता है तो माँ जानकी में ले जाती है पुलिस, और वहाँ माँ जानकी वाला चूस के बर्बाद करके भेज देता है, तो वो आज मेरी टंगड़ी भी कट गई। गोली कौन मारा था? वार्ड पार्षद का बेटा क्या नाम है? राजिक। हैं? राजिक, राजू। हाँ। पार्षद कौन था? उस वक्त अताल्ला वकील की बीवी थी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लाइन होटल की आड़ में चल रहे चरस के धंधे का भंडाफोड़ किया है। साथ ही मौके से 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को भी चरस के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि छापेमारी की भनक लगते ही होटल संचालक मौके से फरार हो गया। घटना गायघाट थाना इलाके के ठिकापाही पुलिस स्थित आशीर्वाद लाइन होटल की है। दरअसल काफ़ी दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि यहाँ कई युवक इस लाइन होटल में चरस का धंधा कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम बनाकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को दबोच लिया। हालांकि एक मौके से भागने में सफल रहा। तलाशी लेने के बाद इनके पास से 124 ग्राम चरस भी बरामद किया गया। तस्करों की पहचान औरंगाबाद के मदनपुर थाना के नगमतिया निवासी अमरदीप तिवारी, सारण जिले के सोनपुर निवासी शोभित कुमार राय व पटना जिले के बख्तियारपुर निवासी राहुल कुमार के रूप में हुई है, जबकि फरार होटल संचालक औरंगाबाद के मदनपुर थाना के नगमतिया निवासी प्रदीप तिवारी है। पुलिस इसकी तलाश में छापेमारी शुरू करती है। पुलिस की पूछताछ में इन तीनों ने कई बातों का खुलासा किया है। तीनों तस्कर ने बताया कि वे लोग नेपाल में चरस खरीदते हैं, वहां से चोरी छिपे चरस मुजफ्फरपुर में लाते हैं, इसके बाद होटल में कारोबार करते हैं। इधर तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुप्त सूचना थानाध्यक्ष को मिला कि ठीकापाही में होटल आशीर्वाद में अवैध चरस का खरीद बिक्री हो रहा है। इस सूचना के सत्यापन में थानाध्यक्ष अपने दलबल के साथ वहां गए तो 3 आदमी को गिरफ्तार किया गया। तीनों के पास से चरस बरामद हुआ। कुल मात्रा 124 ग्राम के करीब है। पूछताछ में क्या पता चला, कैसे लाके ऑपरेट करते थे? पूछताछ में पता चला कि ये लोग
बाहर का है और उसी होटल में बैठ कर के खरीद बिक्री करता था, वहीं ग्राहक को बुलाता था और खरीद बिक्री करता था। उसमें एक आदमी भागने में सफल हो गया, 3 को पकड़ा गया। 3 को पकड़ा गया। अच्छा, जो मेन कौन है इसमें तीनों में अभी तो अनुसंधान का विषय है। एक औरंगाबाद का लड़का बताया। हाँ, तो औरंगाबाद का ही भागने वाला उसका तथा कहित बतला रहा है, वही बतलाया कि भागने वाला आदमी का नाम मेरा भाई था, वो भाग गया। और 3 को मोबाइल भी बरामद हुआ है, तीनों पास से बढ़िया मोबाइल है। अच्छा, ये जो है तो ये लाइन होटल वाला ही करवाता था या ये लोग खुद करते थे? ये लोग वहाँ रूम ले कर के और अथी करता था। तो अनुसंधान में विशेष स्पष्ट होगा। तीनों का क्या नाम है? अच्छा, क्या कार्रवाई क्या कर रहे हैं अब अनुसंधान होगा तत्काल। तो बरामद सामान है NDPS एक्ट के तहत ही अभी जेल जाएगा। 1573 करोड़ के धान घोटाले की CID जांच में नए खुलासे हुए हैं। चारा घोटाले की तरह ही धान घोटाले में भी स्कूटर और ऑटो व कार से सैकड़ों टन धान राइस मिल तक पहुंचाए गए। हद तो यह कि जहां राइस मिल नहीं थे वहां भी धान पहुंचा दिए गए। मुजफ्फरपुर के बोछा थाने में दर्ज इस मामले की जांच के क्रम में कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं, जिसमें यहां 3 राइस मिल मालिकों पर 11 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दर्ज है। सबसे पहले वर्ष 2012-13 में ऐसा मामला सामने आया था। वर्ष 2012 से अगले 3 वर्षों के दौरान चावल मिल मालिकों ने 1573 करोड़ के 74 लाख टन से अधिक के धान के बदले चावल नहीं दिया। हालांकि नीलामी के बाद 349 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। CID सूबे के 1400 से अधिक चावल मिल मालिकों के खिलाफ जांच कर रही है। अब तक 280 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले में अधिकारियों की संलिप्तता की जांच का आदेश दिया था। इसके बाद CID के ADG ने अधिकारियों को भी आरोपित करने का निर्देश दिया। इस पर अमल करते हुए BSFC के तत्कालीन जिला प्रबंधक संजय प्रियदर्शी की प्रोन्नति रोक दी गई। प्रियदर्शी पर आरोप है कि 2012-13 में राइस मिलों को धान देकर सरकार की 30.69 करोड़ से अधिक की क्षति पहुंचाई। वहीं बंदरा, कटरा व साहिबगंज के CI पर भी राशि गबन करने की पुष्टि हुई है। अब तीनों CI की ओर से की गई राशि गबन की वसूली का आदेश दिया गया है। जब किसान का फसल तैयार होता है उस समय सरकार के तरफ से और पैक्स के तरफ से कोई खरीदारी नहीं होती है। जब किसान का धान बिक जाता है उसके कुछ महीनों बाद ज़रूरत धान कटते हैं नवंबर-दिसंबर में और ख़रीदारी होती है जनवरी-फरवरी में। जिस समय किसान गेहूं के पटवन के लिए जाते हैं उस समय पैक्स में धान खरीदारी होती है। तो किसान से धान नहीं खरीदा के पैक्स अध्यक्ष बनिया से धान खरीद के सरकार का कॉलम पूरा करते हैं और कहते हैं। और उसमें कुछ किसानों की टोली होती है उनके साथ, जिसके साथ मिली भगत से उसके खाते पर पैसा गया और उससे मिल के बंदर बांट करते हैं। यही तो पैक्स की कहानी है और यही पैक्स अध्यक्ष के लोगों की यही मूल पेशा है। कहेंगे कि धान आप जो दे रहे हैं तो लोडिंग में पैसा जा रहा है, इतना छटाई में जा रहा है, इतना सुखाई में जा रहा है। इस तरह से पर केजी क्विंटल 5 से 10 केजी वो लेस करते हैं और तब उस पर से कहते हैं कि इतना ढुआई में गया, जबकि सब सरकार उन लोगों को देती है, वो लोग अपने में बांट लेते हैं, किसान को नहीं मिलता। यही तो यहाँ के पैक्स की कहानी है और जिला सहकारिता का यह खेल है। नियम है धान ले परचेजिंग करने के बाद पैक्स रसीद देती है कि हम आपसे इतना धान लिए और किसान से LPC और बैंक खाता लेता है, जो कि 3 दिनों के अंदर पैक्स में पैसा खाते में किसान के चला जाना चाहिए। लेकिन 3 दिन के बदले 3 सप्ताह में भी किसान का पैसा नहीं जाता है। पैक्स के अध्यक्ष यहाँ दौड़ता है किसान, अभी 9 लोहा आता है तो आपको भेजेंगे, और वहाँ ब्रेक लगाए हुए रहता है। यही किसान की दुर्दशा है और यही पैक्स अध्यक्षों का खेल है। इसमें फिर पैक्स अध्यक्ष गोलमाल कैसे करता है? वो उनकी किसान की टोली है, किसान की टोली है। 10-20 किसान उनके साथ मिले रहते हैं, जिनके नाम पर वो पैसा खरीदारी शो करते हैं
और पैसा उनके खाते में जाता है, वो 200 आदमी मिलकर अपना बांट लेते हैं, उनका कमीशन उनको दे दिए, शेष अपने पास रख लिए। किसान देखा सिर्फ मेरा नाम जा रहा है, मेरा खाता जा रहा है, कुछ ले तो नहीं रहा है मेरा, मुझे कुछ दे रहा है पैक्स अध्यक्ष, इसलिए वो 10 रुपये का फौज होता है। पैक्स अध्यक्ष के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद करता रहेगा और पैक्स अध्यक्ष दिखाएगा कि हमारे पास इतने किसान हैं, हम ये पूरा कर रहे हैं। लेकिन पूरे मुजफ्फरपुर में 2% ही पैक्स अध्यक्ष किसान के लिए मापदंड पर खड़ा नहीं उतर रहा। अभी हम एक बात मैं जानता हूं, लेकिन अभी एमओ की मीटिंग हुई नहीं है, अभी जस्ट आके बैठे ही हैं, तो उसमें बातचीत होगी। ये मामला अखबार के माध्यम से मैं देखा हूं, लेकिन वो हमारे दायरे से बाहर है। वो सहकारिता विभाग से धान और अधिप्राप्ति होती है और फिर चावल तैयार होने के बाद में राइस मिल के माध्यम से हमारे पास में आता है। तो उस दायरे में हम कुछ काम तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मामला प्रकाश में है। FIR बिहार राज्य खाद्य निगम की ओर से। हाँ, वो खाद्य निगम और सहकारिता विभाग से रिलेटेड है पूरा। तो जब पैसा हम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से तो खाद्य निगम ने तो काम कर दिया है, कार्रवाई होगी। और जानते ही हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कानून के राज है, कोई छूटेगा तो नहीं है। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई कितना भी ताकतवर और चलबाज हो, बचेगा नहीं, इसलिए उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने सोमवार को सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कार्यों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने आयोग के अंतर्गत आने वाली जन वितरण आंगनबाड़ी मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और मध्याह्न भोजन को लेकर चलाए जा रहे योजनाओं में पारदर्शिता लाने एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उससे जुड़े हुए जो विभाग है, संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई है। सबसे पहले मीटिंग ICDS के साथ हुई और इसके बाद में मिड डे मील, तीसरी और चौथी मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में हमारे साथ बैठे हुए हैं SFC के अधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी और आपूर्ति से जुड़े हुए सारे अधिकारी यहाँ पर आपूर्ति निरीक्षक बैठे हुए हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि मीटिंग में क्या क्या हुई, हम बताएंगे। आपूर्ति और वितरण में कोई अनियमितता पाई गई? अनियमितता पर तो अभी बातचीत नहीं हो रही है। अभी आपूर्ति में जो आवंटन का मामला है, खास करके अभी बाहर से जो रैक वगैरह आ रहा है, तो उसमें कुछ समस्याएं दिखाई पड़ रही है और उस समस्याओं को समाधान करने के लिए भी बातचीत हुई है। और विभाग में जो हमारे सेक्रेटरी हैं, मंत्री हैं, उनसे बातचीत होगी। अनियमितता तो कुछ उस टाइप की नज़र नहीं आई है अभी। जो आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ICDS में कुल मिलाकर के यहाँ पर 5,617 आंगनबाड़ी स्वीकृत केंद्र हैं और 5,502 संचालित हो रहे हैं। 115 आंगनबाड़ी केंद्र की रिक्तियाँ हैं। हमने आज मीटिंग में निर्देशित किया है कि इसको अविलंब माने सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके भर लिया जाए 1 महीना के अंदर में। आपको जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें से दूसरी बात कि इस ज़िला में महिला पर्यवेक्षिका की 40 रिक्तियां हैं और इस 40 रिक्तियों को भरने के लिए भी बात को रखी गई है। एक राउंड का उसमें काउंसलिंग हो चुका है, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण दूसरे राउंड की रुक गया था काउंसलिंग, तो वो भी जून तक, क्योंकि नौकरी की बात है, तो जून के फर्स्ट वीक तक उसको भी भर लिया जाएगा। और इस टाइप से हम लोगों ने एक बात को और उठाया
पोषण पुनर्वास केंद्र है, तो जांच करने के लिए हम दिए थे पिछले समय में DPO ICDS को, और आज वो बोल रही थी कि उसकी स्थिति ठीक ठाक नहीं है, कोई कॉल भी वहाँ नहीं उठाता है। संभवतः हो सकता है कि कल हम उस केंद्र पर जाएंगे देखने के लिए। MDM में कोई अभी खाने में MDM में जो मुख्य बातें आई है निकल करके कि यहाँ स्कूल 3022 स्कूल हैं जहाँ पर ये योजना चल रही है, और कुल मिला के 8,25,007 बच्चे नामांकित हैं। जो लाभ मिल रहा है उन बच्चों की संख्या है 5,44,504। परसेंटेज के हिसाब से कुल 66% बच्चों को लाभ मिल रहा है। अब दूसरी जो बात है कि यहाँ पर दो तरह से चीज़ों की आपूर्ति की जा रही है। एक तो फोर्टिफाइड चावल आता है SFC से, तो SFC में उन लोगों ने पिछले 2 अप्रैल को SIO अपना कटा लिए, लेकिन अभी तक माल नहीं आया था, खदान को उठाव नहीं हुआ। इसके वजह से 435 स्कूल प्रभावित हैं। अभी हमारी बातचीत हो रही थी तो इन लोगों ने कहा कि FCI जो है वहीं से हमको खदान मिलता है, और FCI ने खदान हमको नहीं दिया, इसलिए हम स्कूलों को खदान नहीं पहुंचा सके। अब उनको खदान उपलब्ध हो गया है, बड़ी जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। दूसरा जो हमारे पास जो वेंडर नियुक्त हुए हैं, अब वेंडर के ही अकाउंट में सब पैसा जाता है। पहले टीचर या संचालक लोग अपना क्रय कर लेते थे, तो वेंडर लोग के माध्यम से जो सामग्री, चाहे जो भी कारण हो, ऐसे स्कूल 312 स्कूल है जहाँ पर बंद है उनके मैंने कारणों से, और कुल मिला के अन्य कारण जिसमें चापाकल है, भवन है और रसोईया, इस सब के वजह से 37 स्कूल प्रभावित है। कुल मिला के 810 स्कूल मध्याह्न भोजन के मामले में आज तक प्रभावित चल रहा था, लेकिन जो मीटिंग हुई है उस पर एक लेटर मेरे माध्यम से भी जिलाधिकारी को जा रहा है और वो लोग भी लिखेंगे। सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले के मारीपुर स्थित एक होटल में हम संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, जिसको लेकर वे मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के विचारों को लेकर चलना चाहिए। एक बड़ी आबादी आज भी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं जो इसमें आगे बढ़े हुए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि जिस बात से राष्ट्रीय एकता व अखंडता को, आज़ादी को खतरा हो, वैसे धार्मिक जुलूस और आयोजनों पर भारत सरकार को रोक लगा देना चाहिए। परिवारवाद के राह पर हम पार्टी के चलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने योग्य आदमी के हाथ में पार्टी का कमान दिया है, जो हमसे भी ज़्यादा योग्य है। अगर परिवारवाद की राह पर होते तो दूसरे बेटे भतीजे को कमान देते, तो यह कहा जा सकता था। बुझा के उपचुनाव में एनडीए की करारी हार के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन इस मुद्दे पर विचार करेगी। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिना कोई विचार किए उम्मीदवार देना ही हार का कारण बन गई। जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसके परिवार को टिकट दिया जाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ और जनता की सहानुभूति में वह जीत गए। यह एक एक्सीडेंट है। मांझी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी जीत से अति उत्साहित भाजपा ने जल्दी में उम्मीदवार का फैसला कर दिया, जो हार का कारण बन गई। वहीं राजद के A to Z के पार्टी होने के सवाल पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी चाहते हैं कि जहां वे चाहें वही खूंटा हले, इसी कारण से उनकी यह हालत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सेक्युलर के जिलाध्यक्ष शरीफुल हक, प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी संजर आलम, महानगर अध्यक्ष राहुल कुमार, काटी प्रखंड अध्यक्ष ब्रजेश सिंह सहित हम पार्टी के कई नेता मौजूद थे। देखिए, अभी दौर चल रहा है 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंतियां मनाई जा रही है विभिन्न जगहों में। कल
हम लोग केसरिया में यानी कि 18 तारीख को 17 तारीख को केसरिया में हम लोगों ने किया और 16 तारीख को आप लोग देखा होगा कि पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोगों ने उनकी जयंती मनाई। तो इसी तरह से आज मुजफ्फरपुर के पारू में है जयंती मनाने का कार्यक्रम और अभी 11 बजे वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी संदर्भ में हम अभी आए हुए हैं। वो तो उनकी अपनी बात है, वो बहुत बड़े समाजवादी हो गए और बहुत बड़ा उनका योगदान इसमें है, वो बात नहीं है। योगदान जिसका है स्पष्ट है कि रिटेलिएशन में कोई बात हो गई है, जैसे बहुत जगह होता है कि धर्म परिवर्तन भी कर देता है। हमारे हिंदुस्तान में बाबा अम्बेडकर साहब 1956 में हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों लोग अपनाया, तो एक घटना थी। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि कुछ काल के लिए इस तरह की बात हुई है, इसमें तेजस्वी यादव का कोई योगदान नहीं है, मैं कह सकता हूँ। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो बराबर यही नहीं कहा जाना चाहिए कि एक्सीडेंट होगा ही, तो ये एक्सीडेंट है चाहे जिस भी कारण से भी हो। और ऐसे राजनीति में कौन कहाँ किसके साथ जाएगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो अभी परिदृश्य है, जिस परिदृश्य में विपक्ष है और जिस परिदृश्य में हम लोग हैं, वहाँ पर तालमेल की कोई संभावना नहीं। रिएक्शन में रिटेलिएशन जिसको अंग्रेजी शब्द कहते हैं, उसमें इस प्रकार की कोई घटना घटी जिससे ब्रह्मर्षि समाज अपने को एक तरह से नेग्लेक्टेड पाया और नेग्लेक्ट पा करके उसने अपना ताकत दिखलाने का काम किया और उसमें उसकी सफलता मिली। तो ये कहने का मतलब है कि कोई भी बात हर वक्त रिपीट होता है, सो बात नहीं है। इसीलिए ये बात आज की बात है, कल की बीती बात हो गई। अब आगे भी ऐसा होगा, इसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए, इसके लिए समाज को आना होगा, सबको आना होगा। एक आदमी अगर कुछ ऐसा करेगा तो उससे समाज में सुधार आ जाएगी, सो बात नहीं है। और वो जहाँ तक सन्ना मल्लाह की बात उन्होंने किया, एक मैसेज देना चाहा अपने समाज को कि उस समाज में भी कुछ लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। और सवाल ये भी है कि हमारा सारा अंग है, इस उंगली में अगर घाव लगी है तो हम नाक में मलहम नहीं लगाएंगे या ये अंगूठा में मलहम नहीं लगाएंगे, हम इसी में मलहम लगाएंगे। तो इसीलिए समाज का जो है, जैसे आज हम करते हैं, हमारी पार्टी में मुसहर भैया परिवार ज़्यादा है और लोग भी हैं, तो कारण है सब कुछ जानते हैं, आप हैं, वो हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से वो समाज हाशिए पर है। अगर उसकी भलाई के लिए कुछ नया काम करने की बात करते हैं, इसमें अगर कोई जातीयता की बात कहेगा तो ये उचित नहीं है। सोमवार को जिला परिषद सभागार में जिला परिषद की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष रीना कुमारी और उपाध्यक्ष निरूपा सिंह ने संयुक्त रूप से किया। पंचायत चुनाव के समापन और जिप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बाद पहली बार जिला परिषद की सामान्य बैठक आयोजित की गई है। बैठक में सबसे पहले पिछले बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि पर सदस्यों ने विचार विमर्श किया। वहीं 15 वित्त आयोग के तहत 2022-23 के लिए जिला परिषद विकास योजना की तैयारी पर सदस्यों ने विचार प्रकट किया। बैठक के दौरान मनरेगा कार्य योजना एवं कार्यान्वयन पर विचार किया गया और उपस्थित सदस्यों ने स्थायी समितियों के गठन पर निर्णय लिया। बैठक में इसके अलावा शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों में चल रहे जिला परिषद के 7 योजनाओं की समीक्षा की गई। मौके पर वैशाली सांसद वीणा देवी, नवनिर्वाचित एमएलसी दिनेश सिंह, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, डीआरडीए के निदेशक के अलावा सभी जिप सदस्यों और प्रखंड प्रमुख के साथ साथ जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। शराब प्रयोग मामले में जब्त वाहनों की सोमवार को नीलामी की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से की गई। जिला प्रशासन की देखरेख में कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में वाहनों की नीलामी प्रक्रिया अपनाई गई। 2 पहिया से लेकर 4 पहिया सहित 182 वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें से 100 वाहनों की नीलामी हुई। वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए
उत्पाद विभाग में 581 आवेदन पड़े थे। वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में इस बार पहले से अधिक लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि हर माह के 15 और 30 तारीख को जब्त वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया कराई जाती है। नीलामी से पहले उत्पाद विभाग कार्यालय में प्रक्रिया के तहत आवेदन और वाहन की निर्धारित की गई कीमत की 10% राशि जमा कराई जाती है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि नीलामी की प्रक्रिया शांतिपूर्ण वातावरण में हो गई। अब बचे वाहनों की नीलामी आगामी 30 अप्रैल को की जाएगी। गाड़ियों का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था जिसकी नीलामी अभी चल रही है। इसमें 27 आवेदन पर एकल आवेदन होने के कारण उसकी नीलामी नहीं की जाएगी और 22 आवेदन जो हैं जिस पर आवेदन नहीं पड़ा है इसके अतिरिक्त शेष गाड़ियों की नीलामी की जा रही है। और अब 40 नंबर राजेश कुमार पांडे, राजस्व की गणना अभी नहीं की जा रही है, लेकिन 1 करोड़ के आसपास आने की संभावना है। किसी गाड़ी पे स्टे भी आया और ये राजेश कुमार गाड़ियों पे है। मुजफ्फरपुर के जुड़न छपरा रोड नंबर 3 स्थित जनता क्लिनिक अब किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। पिछले कई वर्षों से यहां आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सकीय सेवा मुहैया कराई जा रही है। पेट, लिवर एवं आंत रोग विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष कुमार भारद्वाज हों या पेट, छाती, हृदय एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ जनरल फिजिशियन डॉक्टर गौरव वासुदेव या फिर हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शब्बीर अहमद, सभी जनता क्लिनिक में आने वाले मरीजों का बेहतर इलाज करते आ रहे हैं। सोमवार 18 अप्रैल से इस क्लिनिक में एक और नाम जुड़ गया। शहर के प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर अपराजिता की सेवा भी अब इस क्लिनिक में आने वाले मरीजों को मिलने लगी है। डॉक्टर अपराजिता ने बताया कि दांत से संबंधित किसी तरह की परेशानी हो तुरंत यहां संपर्क कर सकते हैं। जनता क्लिनिक के निदेशक अंशु राज ने कहा कि बढ़िया चिकित्सकीय सेवा प्रदान कर बहुत ही कम समय में यह क्लिनिक यहां के लोगों में पहचान बना चुकी है। बहुत ही कम खर्च में शहर के बड़े डॉक्टर यहां आने वाले मरीजों का बेहतर इलाज कर रहे हैं। कीड़ा लग जाता है तो हम लोग उसको आरसीटी करके, अगर वो इनिशियल स्टेज पे है तो उसको मसाला भर के, मसाला भी 2-3 तरह के आते हैं। पहले तो दांत के रंग के नहीं आते थे मसाले, अब बहुत सारे दांत के रंगों के मसाले भी अवेलेबल हैं अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ। तो जिनका इनिशियल स्टेज में हम लोग मसाले भर के उनको ठीक कर सकते हैं। जिनका ज़्यादा बढ़ गया है, नस तक पहुँच गया है, तो उनके लिए रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है जिसको हम लोग आरसीटी कहते हैं कॉमन वर्ड्स में, तो उससे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। और मेरी जो पीजी है उसमें मैंने एमडीएस किया है प्रोस्थोडोंटिस्ट में, जिसमें 32 लगाया जाता है। जनरली लोग 32 तो लगा देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है, सारे पेशेंट एक जैसे नहीं होते हैं। बहुतों की हड्डी काफ़ी कम होती है, बहुतों की काफ़ी दिनों से डेंचर पहनने के कारण वहाँ पे मसूड़ा लटक सा गया रहता है, तो उन लोगों को अलग अलग तरह से मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सबको आप एक ही जैसा दांत पहनाएंगे, नाप लेंगे और वो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तभी बहुत बार जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं उनका दांत आगे से निकलता है, कोई कहते हैं अगल बगल से निकलता है। बहुत बार ऐसी भी होती है कि हड्डी अगर कम है तो हम लोग छोटे छोटे स्क्रू जैसे इम्प्लांट है, वो न्यूअर टेक्निक है, वो हम लोग करते हैं, जिसमें मिनिमम 2 इम्प्लांट और मैक्सिमम 4 से 6-8 ऐसे इम्प्लांट डाल के फुल माउथ भी करते हैं। और जो 2 इम्प्लांट डाल के हम लोग डेंचर दे देते हैं, वो फिक्स जैसा ही रहता है पेशेंट के मुंह में। जिनके मुंह में हड्डी नहीं है वो भी दांत वैसा पहन सकते हैं, और वो बार बार हिलाने डिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो 3-4 दिन तक फिक्स रहता है। और लेकिन उसके लिए है कि लोगों को हाइपरटेंसिव और डायबिटिक नहीं होना चाहिए, ये हो गया। उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं दांत पीला हो गया रहता है, बच्चे पैदा होते हैं उनमें डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा रहता है, उनके दांत इसमें स्टेनिंग परमानेंटली बचपन से ही रहती है, तो वो भी ब्लीचिंग से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा स्केलिंग तो होती ही है, वो नॉर्मल है। ये सारी सुविधाएं हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं। यह क्लिनिक जुगन छपरा रोड नंबर 3 डॉक्टर SP सिन्हा के सामने स्थित है, जिसका नाम जनता क्लिनिक है। यहाँ पहले से ही गैस्ट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में डॉक्टर MK भारद्वाज अपना सेवा दे रहे हैं। उसके अलावा फिजिशियन में डॉक्टर गौरव वासुदेव एंड हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ में डॉक्टर शब्बीर अहमद अपनी सेवा दे रहे हैं विगत कुछ वर्षों से। तत्पश्चात आज से जो है दांत संबंधी सभी रोगों के इलाज के लिए डॉक्टर अपराजिता अपना सेवा यहाँ देंगी। विगत 2 महीने से मुजफ्फरपुर रोटरी बैंक प्रत्येक दिन ज़रूरतमंदों को भोजन वितरण कर रही है। पिछले 16 फरवरी से संस्था के संचालक देवकांत झा के नेतृत्व में भोजन वितरण का कार्य शहर के विभिन्न जगहों पर बेबस लाचार की तरह सो रहे दिव्यांगों
बेघरों के बीच भोजन वितरण का कार्य चल रहा है। शहर के प्रमुख स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिरों के निकट सो रहे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। बुजुर्ग रिक्शा चालकों को अब भोजन खरीद कर खाना नहीं पड़ रहा है। लोगों द्वारा दी गई सहयोग राशि सामग्री के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्था के सदस्यों के साथ भोजन वितरण किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से देवकांत झा, अभय चक्रवर्ती, प्रकाश सिन्हा, युगांक मिश्रा, प्रभात ठाकुर, गौरव राज सिंह, आशुतोष राय, कन्हाई कुमार सहित कई अन्य लोग शामिल रहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले 16 फरवरी से मुजफ्फरपुर रोटी बैंक निरंतर रात्रि के समय एक वक्त का भोजन वितरण कर रही है। हम लोगों का भोजन वितरण का कार्य उन लोगों के बीच होता है जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या बुजुर्ग रिक्शा चालक हैं। रिक्शा चालकों का कहना है कि जब से आप लोगों के द्वारा हम लोगों को भोजन का लाभ मिल रहा है, तब से हम लोग भोजन खरीद करके नहीं खा रहे, क्योंकि हम लोगों का प्रत्येक दिन का आय 100 से 150 रुपया होता है। एक वक्त के भोजन में हम लोगों का 60 रुपया खर्च हो जाता है। आप लोगों के सहयोग से यह बच पा रहा है। कई लोगों के सराहनाएं हम लोगों को प्राप्त होती है। हम लोगों के मदद में आने वाले सहयोग राशि राशन के माध्यम से या बना हुआ भोजन भी लोग देते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग भोजन वितरण का कार्य कर रहे हैं। यह आगे भी चलती रहेगी। शहर में या जो भी लोग हम लोगों को जहां से देख रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि हम लोगों की संस्था से जुड़ें, हम लोगों का हाथ मजबूत करें। बहुत 15 से 18 अप्रैल तक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी खेल परिसर रोहतक हरियाणा में आयोजित नेशनल सवात फेडरेशन कप 2022 के लिए बिहार से 21 फ्रेंच बॉक्सिंग खिलाड़ियों में से 19 खिलाड़ियों ने पदक जीते। 10 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 2 कांस्य पदक के साथ बिहार ऑल ओवर इंडिया में दूसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही विजेता टीम की ट्रॉफी MDU यूनिवर्सिटी के खेल निदेशक डॉक्टर देवेंद्र धूल के द्वारा बिहार के मुख्य कोच सह तकनीकी पदाधिकारी सिहान ई राहुल श्रीवास्तव को दिया गया और महिला टीम कोच शिल्पी सोनम और मैनेजर लव शर्मा को भी बेस्ट ऑफिशियल अवार्ड देकर राष्ट्रीय सवात संघ के महासचिव परमजीत कौर के द्वारा सम्मानित किया गया। हरियाणा के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी खेल परिसर में आयोजित नेशनल सवात फेडरेशन कप में बिहार के कुल 21 खिलाड़ी भाग लिए थे असौत और कॉम्बैट फाइट के लिए, जिसमें कि बिहार के खिलाड़ी 19 पदक के साथ बिहार उप विजेता का खिताब भी पाया। विजेता टीम की ट्रॉफी पंजाब को मिला और उप विजेता टीम का ट्रॉफी बिहार ने जीता है। इस खेल में पूरे भारत के लगभग सभी राज्यों से 300 से अधिक खिलाड़ी भाग लिए थे और इसी में बिहार के खिलाड़ी ने अच्छी दमखम और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए इतने सारे पदक जीते। इसके साथ ही गेम के उद्घाटन दिन जो है सवात एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चीफ पेट्रॉन रामचंद्रू तेजावत, जो कि तेलंगाना सरकार में उनका स्पेशल सेक्रेटरी भी है, उनके द्वारा बिहार से जो एशियन मेडलिस्ट थे उपासना आनंद, राहुल कुमार, इन दोनों को अवार्ड ऑफ द ऑनर देकर सम्मानित भी किए। इसके साथ ही क्लोजिंग सेरेमनी के चीफ गेस्ट डॉक्टर देवेंद्र धूल, जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी हैं, सवात संघ बिहार के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी द्वारा भी सभी को बधाई दी गई। इसी के साथ यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग भी रखा गया था। इस एनुअल जनरल मीटिंग में बिहार से मैं स्वयं राहुल श्रीवास्तव को पूरे इंडिया का कोच कमीशन का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया, जिसमें कि पूरे देश के जितने भी राज्य के अध्यक्ष सचिव आए थे सभी ने वोटिंग करके और सभी का सहयोग सर्वसम्मति से चेयरमैन नियुक्त किया गया। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सवात के लिए एक बेहतर काम करें और पूरे इंडिया में एक कोचिंग फील्ड में एक अलग मिसाल कायम करें, ताकि इंटरनेशनल मेडल और भी ज़्यादा से ज़्यादा जीता जा सके।